स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे बीए सेकेंड ईयर की जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल साइंस की वो। तो आप सबका एक बार फिर स्वागत है और वेलकम टू केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस यूट्यूब क्लास में। आज का अपना बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट लेसन है, सेकेंड पार्ट में फर्स्ट लेसन है प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना, प्लेटो के बारे में थोड़ा तो आपका आइडिया आपके दिमाग में होगा कि प्लेटो कौन थे। तो इसके बारे में थोड़ा एक बार जान लीजिए। प्लेटो एक यूनानी विचारक है और ये ईसा पूर्व इनका जन्म, इनकी जो पुस्तकें हैं वो उस समय की लिखी हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण दार्शनिक भी रहे हुए हैं। और आपको पता होगा अरस्तु, ये अरस्तु के गुरु हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण यूनानिक विचारक हैं और पाश्चात्य विचारक के रूप में, दार्शनिक विचारक के रूप में जाना जाता है इन्हें। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीति चिंतन का प्रथम प्रवर्तक हैं। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो फिलोसफी, जो यानी दर्शन शास्त्र जो कह सकते हैं आपके अध्ययन में शामिल है, वो उनकी शुरुआत है वो प्लेटो के समय से है। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान रखिए कि प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक हैं, क्योंकि इससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीति दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया था। क्रमबद्ध रूप में किसी ने भी दर्शन शास्त्र को नहीं समझाया था इस तरह से जैसा प्लेटो ने बताया था। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के संदेश से अमर है, यानी उनकी मानवता से रूबरू पहलू हैं, उनको शामिल है इसमें। उनका ये कथन है कि राज्य मानव का ही प्रतिरूप है। उनका ये कथन आप ध्यान रखेंगे। उनका कथन है कि जो राज्य है वो राज्य मानव का ही प्रतिरूप है, मानव का ही प्रतिरूप है। ये ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है जिस प्रकार पता है कि एक आदर्श मानव में तीन गुण होते हैं। तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम। ये जो तीन गुण हैं वह एक आदर्श मानव में होते हैं, ठीक है ना। तो इन तीन ही गुणों को हम मानव के प्रतिरूप में देखते हैं। तो अब यहाँ पे मानव का एक प्रतिरूप किसको माना है? मानव का प्रतिरूप राज्य को माना है। तो यहाँ पे ये उनके अकॉर्डिंग, प्लेटो के अकॉर्डिंग कहा गया है कि उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतो गुणों की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए और एक शाश्वत सत्य भी है। इसी प्रकार प्लेटो का विश्वास है कि शासन सत्ता केवल उन्हीं लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त न हो। यानी ये ध्यान रखना है कि प्लेटो ये मानते हैं और कहते हैं कि जो शासन की जो बागडोर होती है ना, वो बागडोर उन्हीं लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो वास्तविक में उस देश की, उस राज्य की सेवा और उसके लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के हाथों में न हो राज्य की बागडोर जो स्वार्थी हो, जो अपने लिए काम करें। तो ये प्लेटो ने अपने विचारों में इनको कहा है। अब थोड़ा सा हम स्टूडेंट देखते हैं इनके जीवन के बारे में। जीवन परिचय, ठीक है ना। जीवन परिचय के आपको समझना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है इनसे, इनकी बायोग्राफी से कुछ प्रश्न आ सकते हैं छोटे बड़े। तो पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक का जन्म, इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था? एथेंस में। एथेंस में इनका जन्म हुआ था और ये जन्म हुआ था इनका 428 ईसा पूर्व। ये आप ध्यान रखना, ईसा पूर्व की बात आ रही है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए ईसा पूर्व है वो समय है, वो वापिस जब ईसा की जो टाइम है उससे जब हम इस तरफ बढ़ेंगी तो समय कम होता जाता है, लेकिन उसकी उम्र बढ़ती है। तो ये ईसा पूर्व की घटना है, आप इसको अच्छे से दिमाग में रखें। तो उनके पिता, अब आप ध्यान रखेंगे उनके पिता का जो नाम है अरिस्तोन। पिता का नाम अरिस्तोन है और एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में इनका जन्म हुआ था प्लेटो का।
उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलेन के घराने से हैं। कहाँ से? सोलेन घराने से। नाम, माँ का नाम का जिक्र नहीं है, बट ये कहा गए उनका जो घराना था वो सोलेन घराना था। ठीक है ना, सोलेन घराने से हैं। अब इनके थोड़ा स्ट्रक्चर हम बायोग्राफी जिसको देखते हैं कि इनका जो फील्ड है वो किस तरह से था, यानी ये किस लेवल के थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के तौर पे भी देखें या बुद्धि के तौर पे भी देखें, हर चीज़ में अव्वल थे, यानी अच्छा सौंदर्य, अस्पुष्ट शरीर था। और साथ ही साथ इनका परिवार है वो वैभव, कह सकते हैं कि एक जो अच्छी लय के साथ वो अच्छा एक संपत्तिशील परिवार होना चाहिए, वैसा ही था। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि प्लेटो हैं, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आई थिंक ये वापस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अरिस्टोक्लीज ये जो प्लेटो हैं इनका ये वास्तविक नाम है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेटो का जब नाम अरिस्टोक्लीज ये वास्तविक है तो ये प्लेटो कब कैसे पढ़ा? तो आपको ध्यान रखना है इनकी जो जिस तरह से इनका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर था, जो बॉडी वगैरह थी और जो अस्पुष्ट थे और हर चीज़ में आगे थे जब इस शारीरिक एक्टिविटी में, तो फिर इनके जो व्यायाम शिक्षक होते हैं उन्होंने इसका जो शरीर और अस्पुष्ट जो स्वास्थ्य देखने के बाद इनके शिक्षक ने ही टीचर ने इनका नाम क्या कर दिया? प्लेटो नाम कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात को विश्वविद्यालय भेजा गया, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो जाने के बाद 20 वर्ष हो गए प्रारंभिक शिक्षा के, अब 20 वर्ष वो इसके बाद उनको कहाँ भेजा? सुकरात के पास। किस लिए? अध्ययन के लिए, यानी आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्लेटो को कहाँ भेजा गया? सुकरात। और आपको पता होगा सुकरात के गुरु कौन हैं? सुकरात के गुरु वो यहाँ पे जिक्र नहीं लिखे। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से यहाँ पे एक सीरीज बना देते हैं, आपको ध्यान रहेगा प्लेटो के बाद इनका जो शिष्य है अरस्तु, तो प्लेटो का शिष्य अरस्तु है, तो प्लेटो किसके शिष्य है? तो ये ध्यान रखना है सुकरात। ठीक है ना, ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से इनसे रिलेटेड प्रश्न वापस आएगा, आगे ध्यान रखेंगे। 8 वर्ष तक सुकरात के शरणों में बैठकर इन्होंने ज्ञानार्जन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, यानी जिस तरह से इनका जीवन और जो परिवार था वहाँ उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा कि एथेंस का जो राजनीतिक जीवन है वह मेरे लिए सही है। किंतु उसके प्रिय गुरु, लेकिन अब मतलब ये चाहते थे कि मैं एथेंस में ही रहूँ, ये बढ़िया राज्य है और मेरे परिवार के और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए राज्य आगे मेरे हित के काम करेगा। इनका सोचना था कि ये मेरे लिए सही है, लेकिन इनका ये सोचना पूरी तरह बदल गया, इनका जीवन एकदम से टर्न हो गया। वजह ये थी कि उनके प्रिय गुरु और उनकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे 399, और ये ध्यान रखना ईस्वी की घटना है, इस समय ईसा पूर्व की घटना है। और इस समय क्या हुआ? इनको मृत्यु दंड दिया गया था। क्या दिया गया? मृत्यु दंड वाकई राजा के द्वारा कुछ भी गतिविधियों के दौरान। तो जब इनके गुरु को मृत्यु दंड दिया गया 399 ईसा पूर्व में, तब इनका जो उनके राज्य के प्रति जो सोच विचार जो थिंकिंग थी वो पूरी तरह बदल गई। आगे क्या होता देखिए, इस घटना का उनके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी। यानी कोई होता है ना व्यक्ति कि मुझे आगे ये करना है, वहाँ पे सेट करना है, मेरे काम को ऐसे करना है, मेरे रेस को ऐसे करना है, तो ये मतलब प्लानिंग थी उनकी। लेकिन ये प्लानिंग एक चेंज हो गई कब? जब इनके प्रिय मानव, यानी इनके जो कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो एक व्यक्ति थे, इनका ये बहुत मान रखते थे, वो सुकरात थे। जब सुकरात को 399 ईसा पूर्व में मृत्यु दंड दिया गया, तो इसने जब जो सोचा था आज तक का फ्यूचर, वो सोच वहीं समाप्त हो गई, कुछ अलग अब करने का उन्होंने ठाना। तो फिर इनकी मृत्यु के उपरांत
उन्होंने यानी प्लेटो ने फिर इनकी मृत्यु के बाद कौन सा जीवन अपनाया? दार्शनिक जीवन। कौन सा जीवन अपनाया? दार्शनिक जीवन। ये एक ध्यान रखना है। प्लेटो दार्शनिक कब बन गए? जब उनके गुरु की मृत्यु हो गई उसके उपरांत। ये कब? 399 ईसा पूर्व में। तो इस बारे में फॉस्टर ने क्या लिखा है? फॉस्टर ने लिखा है कि प्लेटो के जीवन में मोड़ आया। ये मोड़ आया था 399 ईस्वी में, जबकि वह 28 वर्ष का था, यानी पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, लेकिन महज 28 वर्ष की उम्र में ही वो दार्शनिक मार्ग पर चल पड़े। प्लेटो के समस्त चिंतन पर यानी प्लेटो की पूरी थिंकिंग पर उनके गुरु सुकरात का अत्यधिक प्रभाव था। इस संबंध में मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गए। यानी इस तरह से जो मैक्सी है विद्वान, मैक्सी ने तो यहाँ तक लिखा कि सुकरात मर तो गए हैं, यानी देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, लेकिन अगर हम उसको वापस जीवित रूप में देखना चाहते हैं तो ये दर्शन हमें किस में होगा? प्लेटो में होगा। ये बात मैक्सी ने कही। आगे देखिए, सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सके और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में 12 वर्षों तक वो अगले 12 वर्षों तक इसी खोज करते रहे हैं। यानी एथेंस से निकले और एक ऐसे शासन व्यवस्था की खोज में निकले जो उनके अकॉर्डिंग सही हो। इस तरह से वो 12 वर्षों तक बढ़ गए, जिसमें वो कहाँ कहाँ गए? मिस्र, इटली, यूनान के नगरों का भ्रमण किया। ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उन्होंने गंगा के तट तक यानी भारत की भी यात्रा की थी। ये महानुभव भारत भी आए थे, ऐसा माना जाता है। इनके जो ग्रंथ हैं, इनके जो विद्वानों के द्वारा जो लिखे गए साहित्य के स्रोत है, उसमें ये जानकारी मिलती है। इसी काल में यानी इसी दौरान जब वो घूम रहे थे तो इसी काल में वह सिसिली भी गया, और सिसिली एक देश है, सिसिली के सिराक्यूज राज्य में, सिराक्यूज राज्य है, सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट डियोंग से हुई। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। सिसिली का यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया है सिराक्यूज। अब सिराक्यूज में इसकी भेंट हुई है, वो किससे हुई है? डियोंग से। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट निकलने वाला है जो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इसी काल में वह सिसिली भी गया और सिसिली के सिराक्यूज जो उसकी भेंट डियोंग से हुई। डियोंग एक अत्यंत ही सुसंस्कृत व्यक्ति और वहाँ के राजा डियोनिसिस प्रथम से हुई। ठीक है ना? तो वहाँ एक सुसंस्कृत व्यक्ति था और इसी के साथ साथ उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई जो था डियोनिसिस, यानी यहाँ का एक राजा, और उस राजा का नाम है डियोनीसियस। डियोनिसिस से मुलाकात हुई और एक युग बीत जाने पर पितृभूमि के प्रेम से प्लेटो को फिर सताया और वह एथेंस लौट गया। यानी बहुत समय तक वो यहाँ रहे, इसके बाद उसको वापस अपने घर की याद आ गई। किसको? प्लेटो को। तो वह अपने घर, पितृ जो स्थान था, वहाँ वापस लौट चले। और सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेशी यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षण संस्थान यानी एक कह सकते शिक्षण जो संस्था है उसकी स्थापना की। वापिस एथेंस लौटे। अब एथेंस में आपको ध्यान रखना है 388 ईसा पूर्व में, 388 ईसा पूर्व की जब घटना की जब बात हो रही है, ईसा पूर्व में एक शिक्षण संस्थान खोला। उसका नाम है अकेडमी। क्या नाम है? अकेडमी नाम है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखेंगे
अब ये प्रश्न एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्रश्न आता है कि यूरोप में पहला शिक्षण संस्था या पहली ऐसी जो शिक्षण संस्था जो अध्ययन करवाने के लिए समर्पित हो, ऐसी शिक्षण संस्था किसके द्वारा खोली गई? तो आपको ध्यान रखना, प्लेटो ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यूरोप में पहला एक शिक्षण संस्था का उद्घाटन यानी शुरुआत की। ये एक प्रथम संस्था है जो शिक्षण से संबंधित है और इसकी शुरुआत प्लेटो के समय से हुई। आगे देखिए, इस तरह से ये शिक्षण संस्था को सौभाग्य प्राप्त हुआ पहला विश्वविद्यालय। यूरोप का पहला विश्वविद्यालय किसके द्वारा आरंभ किया गया? शुरुआत की गई प्लेटो के द्वारा, और इसका ये प्रश्न है वो बनता है इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, इसी तरह से हमने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और एक अध्यापक के रूप में इन्होंने यहीं पर बिताए, और इसी अकादमी में राजनीति, कानून, दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन जो हाईलाइट है यानी जो मोस्ट है वो आपको ध्यान रखना है कि इनके विद्यालय में लगभग सभी विषयों की शिक्षाओं का मतलब सभी विषय का अध्ययन करवाया जाता था। लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो है वो है गणित शास्त्र, यानी जो प्लेटो का जो एकेडमिक था ये स्पेशली जो इसके लिए अध्ययन के केंद्र के रूप में था, गणित के लिए, और एक और विषय है जिसको आपको ध्यान रखना है, ज्यामिति। तो यही प्रश्न आएगा कि प्लेटो का शिक्षण संस्था था, इसमें प्रमुख रूप से किन विषयों का अध्ययन करवाया जाता था? तो आपको ध्यान रखना है, गणित शास्त्र और ज्यामिति ये वहाँ की प्राथमिक विषय हुआ करती थी। और इनके जो एंट्री गेट होता है ना विद्यालय का, वहाँ पर लिखा हुआ था, लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री एंटर हियर। तो इस तरह से ये क्या तक आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं, जब 367 ईसा पूर्व में दियोनियसिस प्रथम की मृत्यु हुई और उसका पुत्र दियोनियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। यानी यहाँ के राजा दियोनियसिस ये प्रथम थे, और जब प्रथम की मृत्यु हो गई तो उसके बाद आया दियोनियसिस द्वितीय। दियोनियसिस द्वितीय यानी वो राजगद्दी पर बैठा। इसी समय उसे द्योंग से संदेश मिला। इसी समय द्योंग के द्वारा उसे संदेश मिला। क्या संदेश था? संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में करने का अवसर आ गया है। यानी अब ये जो उनकी जो बातें थी वो पूरी तरह से धरातल पे मौजूद नहीं थी। यानी जो दर्शन शास्त्र की जो अध्ययन सामग्री यानी जो क्षेत्र है, जो माहौल है, वो अब अपनाने का समय आ गया है, ऐसा कहा द्योंग के द्वारा दियोनियसिस द्वितीय को। यानी कहा कि अब वो समय आ गया है जब हमें दर्शन शास्त्र के ऊपर जोर देना है। आगे देखते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावनाएं निहित थी, और प्लेटो दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए थे, और उन्हें भी ये यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं नजर आई कि हाँ, इस राजा के काल में इस विषय पर और हमारे जीवन के लिए ये उज्जवल समय है। ये संभावना निहित नजर आई, इसलिए वह सिराक्यूज गया। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। यहाँ पर विशेष सफलता नहीं मिली जब प्लेटो भी यहाँ पे लौटे। लेकिन क्यों नहीं मिली? क्योंकि दियोनियसिस ने दियोन को सिराक्यूज से निर्वासित कर दिया। मतलब ये जो दियोनियसिस द्वितीय था, इसने दियोन को, इस ये राज्य है, ये क्या है? राज्य से इसको निकाल दिया। ये राजा है दियोनियस द्वितीय, इसने क्या कर दिया? दियोन को निकाल दिया। कहाँ से? सिराक्यूज से। जब प्लेटो का मित्र दियोनियसिस सिराक्यूज से चला गया तब प्लेटो का भी वहाँ रहना औचित्यपूर्ण नहीं था। अतः दियोनियसिस के प्रश्नों को लेकर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, और प्लेटो 366 ईस्वी में एथेंस लौट आया। यानी वापिस प्लेटो यहाँ से लौट आया 367 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखना है। फिर इस तरह से जब वो एथेंस लौट आए तो इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप में सफलता नहीं मिली। वहाँ पर प्लेटो की 81 वर्ष की उम्र में
यानी जब वो 81 ईयर के थे और वह समय था 367 ईसा पूर्व, तब प्लेटो की मृत्यु हो गई। तो अब इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेटो का जन्म है यहाँ पे पूरी तरह से आप समझ लीजिए 428 और मृत्यु हुई है 367। ये उल्टा समय क्यों चल रहा है? क्योंकि ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो ये आप ध्यान रखना है। और वे जब गए तो इनके पीछे उनके सैकड़ों शिष्य थे जो इनकी विचारों को अपनाया और फैलाए, और इनके प्रमुख शिष्यों में अरस्तु भी था जो महत्वपूर्ण आगे जाके प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से ये दार्शनिक मृत्यु की ओर चल बसे। अब जो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे वो क्लास होगी अगली, जिसमें हम देखेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू और हैव अ नाइस डे। और ये आप ध्यान रखें कि जो सेकंड ईयर में हैं और जिनको अभी नहीं पता है कि वीडियो अपलोड हो गए हैं, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें ताकि वो वापस बैक टू स्टडी यानी वापस पढ़ाई की ओर लौट सके। ठीक है ना? तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।